तो नॉन करंट लायबिलिटीज में की असर्शंस आपके हैं कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन और आपका सोर्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, मतलब कंप्लीटनेस के बारे में या वैल्यूएशन के बारे में आपको कहाँ एविडेंस मिलेगा, ऐसी क्या कौन सी चीजें जैसे को चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी। एक आपको लोन एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे, कैश बुक से मिल सकता है, बैंक स्टेटमेंट से मिल सकता है, बैंक कंफर्मेशन लेटर से मिल सकता है, यहां से आपको एविडेंसेस मिल सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चार चीजें इन लोगों ने डिस्कस करी, लोन एग्रीमेंट, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक कंफर्मेशन लेटर। ठीक है। यस। ये, हाँ, तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका जो भी लोन बैलेंस है वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड होना चाहिए और उसका वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी वैल्यूएशन आपने अपना नॉन करंट लायबिलिटी का किया है वो अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई नॉन करंट लायबिलिटीज का भी वैल्यूएशन होता है ना? वो इसका मतलब तो यही हुआ कि सर नॉन करंट लायबिलिटीज का भी वैल्यूएशन होता है, यस और नो? यस। जैसे आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है, ठीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, वैसे ही आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज का भी वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो वो जो वैल्यूएशन आप निकाल रहे थे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वैसे हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज का भी जो वैल्यूएशन है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत आपके इम्पैक्ट पड़ने वाला है। Allocation must be assessed as the client should show how much of the loan is due to be paid within 1 year। ये कह रहे हैं कि भाई आपकी लाइबिलिटीज, आपको ये इस बात के एविडेंस लेने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि आपके पास एक सर्टेन नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, उस नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या होगा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज के दो पार्ट होंगे। एक वो पार्ट जो कि ड्यू है विद इन ईयर में, एक साल में ये आपके ऊपर ड्यू हो जाएगा। ठीक है, और एक वो पार्ट होगा जो ड्यू या जो लाइबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म रहने वाली है, वो एक साल, इस साल ड्यू नहीं हो रहा है, वो अगले साल होगा या उसके अगले साल ड्यू होगा, ऐसा होगा। तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज के दो पार्ट होंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस बात का एविडेंस निकालना पड़ेगा कि भाई जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन सही किया गया है, वो अलोकेशन सही किया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के दो पार्ट आपने कर दिए। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस। ये आपको देखना पड़ेगा। हाउ मच ऑफ द लोन इज ड्यू टू बी पेड विद इन 1 ईयर इंक्लूडेड करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये अलोकेशन है बेटा, है ना? क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का वो पार्ट जो कि आपका विद इन 1 ईयर में ड्यू होने वाला है, इसको हम लोग करंट लायबिलिटी कंसीडर करेंगे फिर, है ना? अगर कोई किस्त मुझे अगले महीने भरनी है तो फिर वो तो करंट लायबिलिटी होगी ना। वो नॉन करंट कैसे हुई? और जो किस्तें एक साल के बाद भरनी है वो लॉन्ग टर्म में आज भी आएंगी, तो उसका अलोकेशन करंट लायबिलिटी की तरह होना चाहिए। इसका मतलब अलोकेशन ही आपने गलत कर दिया। तो इसलिए आपको देखना है कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी का अगर कोई पार्ट है जो कि एक साल से कम के पीरियड में हमको देना है, तो वो हम यहाँ पे सही तरीके से उसको रिकॉर्ड करें, उसको हम करंट लायबिलिटी कंसीडर करें। एंड हाउ मच ऑफ द लोन इज ड्यू टू बी पेड आउटसाइड 1 ईयर, द बैंक कंफर्मेशन लेटर। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल है? बैंक कंफर्मेशन लेटर है। अगर अब आपको याद क्या रखना है कि सर अच्छा एक ये एविडेंस है, इससे एविडेंस लिया जा सकता है बैंक कंफर्मेशन, तो एविडेंस लिया जा सकता है, लेकिन क्या, किस चीज का एविडेंस, कौन से एसोसिएशन के लिए एविडेंस मिलेगा हम लोगों को? तो एक तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए, एक एक्रूड इंटरेस्ट के लिए, और अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है लोन्स के लिए, तो इन चीजों के लिए आपको जो एविडेंस है वो बैंक कंफर्मेशन लेटर दे देगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, एनी सिक्योरिटी, तीन चीज के एविडेंस आपको यहां पर दे देगा। आ गया भाई, समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट देख करके और भी एविडेंस इकट्ठे किए जा सकते हैं। प्रोसीजर्स क्या क्या आप करेंगे, ठीक है, ये प्रोसीजर्स हो गए। अब याद क्या क्या चीजें रखनी है, प्रोसीजर्स हो गए। ठीक है, एक आपको मांगना है क्लाइंट से ब्रेकडाउन सभी लोन्स का जो कि आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड, और इनको कास्ट करना है टू वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एंड एग्री दी टोटल टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो भाई हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं लिखी हुई,
ठीक है, एक अमाउंट लिखा हुआ है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ये अमाउंट लिखा हुआ है। अब आपको ये दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहली चीज आपको क्या करनी है कि इसको ऑडिट करने के लिए, ठीक है सर, हमको करना है कंप्लीटनेस। आप असर्शन वाइज पकड़ते हुए चलो कि सर सबसे पहले हम असर्शन वाइज पकड़ते हुए चलते हैं, सर इसकी कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है। तो कंप्लीटनेस सर कैसे वेरीफाई होगी? कंप्लीटनेस के लिए हम लोग जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि हम ब्रेकडाउन मांगेंगे, ठीक है, ऑफ ऑल लोन्स, सभी लोन्स का हम लोग ब्रेकडाउन मांगेंगे। जो अमाउंट यहाँ पे दिखा गया है उस ये अमाउंट कैसे आया, कैसे आप ये बोल रहे हो भाई 1 करोड़ रुपए अमाउंट है तो कैसे ये 1 करोड़ रुपए का लोन है, इसका ब्रेकडाउन मांगिए सबसे पहले, ठीक है। और उस ब्रेकडाउन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कीजिए और एग्री कीजिए कि जो भी सारे लोन्स हैं उनका टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए अमाउंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे आपको कंप्लीटनेस के असर्शन के लिए एविडेंस मिलेगा। आ गया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? ये चीज वैदिक समझ में आई बात मेरी? क्या मांगना है अपने को? कंप्लीटनेस असर्शन है एक, जो भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को लेकर के दिया गया है वो कैसे रीच हुआ उसका ब्रेकडाउन क्लाइंट से मांगिए। उसको आप वापस से रिकैलकुलेट कीजिए, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कीजिए और देखिए कि आप जिस फिगर पे पहुंचे हो क्या वही फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो है वो आपका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इससे कंप्लीटनेस के वैल्यू के लिए आपको एविडेंस मिलेगा, हाँ भाई ये कंप्लीट है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. है ना? नहीं समझ में आया तो पूछे ना, मैं इस चैप्टर के लिए पहले एक बात बोल चुका हूँ कि हम इसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। ये चैप्टर है जो आपकी नैया पार लगाएगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। वैदिक समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा? वैदिक, यस सर, आ गया सर। एग्री द बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू दी बैंक कंफर्म। इसके अलावा जो आपने बैंक कंफर्मेशन लेटर मांगा है उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, वो आपस में एग्री करते नहीं करते। ये जो बैंक कंफर्मेशन लेटर का बैलेंस आप एग्री करोगे इससे आपको एक्यूरेसी का भी लिए भी मिलेगा, वैल्यूएशन के लिए भी मिलेगा, राइट्स के लिए भी मिलेगा, ऑब्लिगेशंस के लिए भी। इन सब के एविडेंस के लिए, इन सब असर्शंस के एविडेंस आपको मिलेंगे ना भाई। आप जब बात करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लोन मैं क्लेम कर रहा हूं तो लोन मेरा ही होगा, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखूंगा कि किसी का भी लोन लिख दूंगा मैं। तो ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी कि भाई ये जो कंपनी हमारा क्लाइंट जो है वो लोन क्लेम कर रहा है ये इसके हैं भी या नहीं है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी? सर बैंक कंफर्मेशन लेटर को देखने से पता चलेगी। तो राइट्स का, ऑब्लिगेशंस का, वैल्यूएशन का, एक्यूरेसी का, इन चार असर्शंस के एविडेंस हमको सिर्फ बैंक कंफर्मेशन लेटर देखने से मिल जाएंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। क्लियर है? समझ में आ गया आपका? Yes. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। इसके अलावा आपको इन्हीं बैंक कंफर्मेशन लेटर्स को इंस्पेक्ट करना है फॉर एनी लोन लिस्टेड दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल। इन्हीं बैंक कंफर्मेशन लेटर्स को देख लो, क्योंकि जब बैंक ने बताया कि भाई ये लोन चल रहे हैं तो क्या इसमें से कोई ऐसा लोन है जो लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, कंप्लीटनेस का एविडेंस मिल जाएगा। हाँ भाई ये 10 लोन आपके दिख रहे हैं कंफर्मेशन लेटर में, ये 10 लोन आपके ब्रेकडाउन में भी हैं, यही टोटल फिगर जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। तो कंप्लीटनेस का भी आपको एविडेंस मिल गया इससे, इसके इंस्पेक्शन से। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. है ना? आप एक देखो बैंक कंफर्मेशन लेटर कितना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। सब चीजों के आपको एविडेंस इसने दे दिए, ठीक है। इसी को कंफर्म कर लो सिक्योरिटी के लिए कि क्या कोई सिक्योरिटी कंपनी ने आपके क्लाइंट ने लोन्स लेने को दी। अच्छा दी तो सर क्या करें इसका? ये बात कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी? अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी। तो भैया ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कह रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स बाय द वे ऑफ नोट्स
नोट्स तो देखने पड़ते हैं आपको, यस और नो? Yes, sir. तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ये बता रहे हो कि मेरे पास ये एसेट है और मेरे पास ये लोन है, तो लोन जिस एसेट को सिक्योरिटी रख के लिया वो एज बाय वे ऑफ नोट आपको बताना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर है या नहीं, प्रेजेंटेशन वो कंप्लीट है या नहीं, इस चीज का एविडेंस भी आपको बैंक कंफर्मेशन लेटर से मिलेगा। वो सिक्योरिटी उसमें जो बैंक ने कंफर्मेशन भेजा आपको उसमें मेंशन है कि भाई ये देखो ये सिक्योरिटी हमारे पास है, तो क्या वो चीज उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करी नहीं करी, तो प्रेजेंटेशन का भी आपको एविडेंस मिल दिया। आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. प्रेजेंटेशन का भी मिल गया। इसके बाद आ जाए कि अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करो कि क्या इंटरेस्ट रेट का डिस्क्लोजर किया गया है, क्या लोन को करंट नॉन करंट में डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस चीज को आप इंस्पेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इटसेल्फ इंस्पेक्ट करने से ये चीज पता होगी, क्योंकि कोई भी लोन लिया है तो फ्री फोकट तो दिया नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज करी है प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, अगर इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज नहीं करी है प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्या आपने करंट और नॉन करंट के बीच में अलोकेशन किया, तो वो आपको पता चल जाएगा किया है नहीं किया। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. अलोकेशन क्लासिफिकेशन के लिए और क्या क्या प्रोसीजर है सर हमारे पास? जो भी करंट और नॉन करंट के बीच में स्प्लिट किया गया है इसका रिकैलकुलेशन आप करेंगे। इंस्पेक्ट द लोन एग्रीमेंट फॉर रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स एंड डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन एनी लोन कोवेनेंट ब्रीचेस। ठीक है, इसके अलावा अब आप एक बार लोन एग्रीमेंट देख लीजिए, लोन एग्रीमेंट में क्या कोई रेस्ट्रिक्टिव, कोवेनेंट मतलब होता है टर्म, कंडीशन, शर्त। ठीक है, तो क्या एग्रीमेंट में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्टिव टर्म है जो क्लाइंट को आपके कोई काम करने से रोकती हो, और क्या क्लाइंट ने फिर भी वो काम किया हो? क्योंकि अगर वो किया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर चुके हो। कर दिया भाई आपने लोन एग्रीमेंट की कंडीशन को ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया आपका। ये चीज है। अब क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, समझना इस बात को। आपने लोन लिया, लोन की कुछ किस्तें आपने नहीं चुकाई, ठीक है, या आपने जिस सिक्योरिटी को देकर के लोन लिया तो सिक्योरिटी को आपने बेच दिया। अब बैंक वाले क्या करेंगे, क्या करेंगे बैंक वाले, क्या करेंगे बैंक लोन वाले? वापस कर देंगे। बोलेंगे लोन वापस करो, आपने लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लायंस नहीं करी, आपने लोन एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया, और आपके ब्रीच किए जाने से अब हमारे पास अधिकार है कि हम आपसे अपना पूरा लोन वापस मांग लें। ठीक है, जो लोन 5 साल में चुकाना था बैंक ने लेटर निकाल के बोल दिया पूरा लोन इस महीने रीपेमेंट करो, तो ये जो रीपेमेंट करने का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है, ये लोन अब लॉन्ग टर्म रहा कि शॉर्ट टर्म हो गया, क्या हो गया ये? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हो गया वैदिक। ये तो जो लोन आपको 5 साल में Yes, sir. चुकाना था कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से बैंक वाले पूरा पैसा भी मांग रहे हैं, तो या नहीं है महीने भर के 30 डेज, विद इन 30 डेज हमें हमारा पूरा पेमेंट कीजिए, लोन रिकॉल कर लिया पूरा, तो वो तो अब रहा ही नहीं लॉन्ग टर्म, वो तो शॉर्ट टर्म हो गया। तो इस वजह से लोन एग्रीमेंट देखना जरूरी है, और उनकी कंडीशंस को देखना जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि क्या आपके क्लाइंट ने कोई भी एग्रीमेंट की कंडीशन को ब्रीच किया है या नहीं किया। ठीक है, तो इससे आपको जो एविडेंस मिलेगा क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंटेशन का, लोकेशन का, क्योंकि अगर वो ब्रीच हुआ है और वो रीपेमेंट इमीडिएट हो गया है अब उसका, तो उसको एज अ करंट लाइबिलिटी आपको अलोकेट करना या क्लासिफाई करना पड़ेगा, ये देखने के लिए। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, इसके अलावा अगर लोन रीपेमेंट्स का इन्फॉर्म करना चाहते हो उसके लिए एविडेंस है, तो कैश बुक देखिए, मतलब बैंक में जो स्टेटमेंट्स है वो सारी चीजें, इससे आपको एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा भाई कोई लोन एग्जिस्ट। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कहीं बुक्स में ही कोई लोन चल रहा है, एक्चुअली में कोई लोन चल रहा है नहीं चल रहा, तो कैश बुक में एंट्री होगी अगर रीपेमेंट्स कर रहे होगी नहीं होगी, हाँ या ना? यस सर। तो So, आपको उसका एग्जिस्टेंस अगर चेक करना है, तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए लोन एग्रीमेंट से भी मिलेगा वो आपको एग्जिस्टेंस, आपके बैंक कंफर्मेशन लेटर से भी मिलेगा, और कैश पेमेंट जो अगर उसके रीपेमेंट्स हो रहे हैं तो वो कैश बुक से आपको मिलेंगे। एक्यूरेसी के लिए भी आपको ये देगा कि हाँ ठीक है भाई
एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया, प्रॉपर वैल्यूएशन करी गई है। फॉर रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रिकैलकुलेट। अब आ जाओ फाइनेंस कॉस्ट। अब आ जाओ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ दिखती है भाई? ये तो ऐसे फाइनेंस बैलेंस शीट में नहीं दिखती है, कहाँ दिखती है फाइनेंस कॉस्ट? SPL. ये आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगी। तो ये फाइनेंस कॉस्ट का कैसे करेंगे भाई यहाँ पे? इन दी स्टेटमेंट रिकैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज एंड एनी इंटरेस्ट अक्यूर्ड इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स विद। तो इसके लिए आपको रिकैलकुलेशन करके देखना चाहिए इंटरेस्ट चार्ज का, है ना, और ये देखना चाहिए कि क्या ये लोन के एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में है या नहीं है। तो ये जो आप रिकैलकुलेशन करोगे, रिकैलकुलेशन से एक्यूरेसी का आपको एविडेंस मिलेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और आप जब लोन एग्रीमेंट देखेंगे तो उससे आपको कंप्लीटनेस के बारे में जो है वो एविडेंसेस मिलेंगे। ये बेटा आपके प्रोसीजर्स हो गए। आगे भाई समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. तो कंप्लीटनेस के लिए ब्रेकडाउन मांगना है, ठीक है। एक्यूरेसी वैल्यूएशन राइट्स के लिए आपको बैंक कंफर्मेशन लेटर आपको मांगना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, उससे आपको एग्री करना है कि लोन्स जो दिख रहे हैं वो लोन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं, ठीक है। और कोई लोन इसमें लिस्ट है वो है भी या नहीं है वो आपको देखना है। उसमें जो सिक्योरिटी है वो प्रेजेंटेशन करे गया या नहीं किया गया, ठीक है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट का डिस्क्लोजर है, क्या करंट नॉन करंट के बीच में इन लोगों ने स्प्लिट किया है। आपको करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को रिकैलकुलेट करके देखना है, स्प्लिट जो कर रखा है, ठीक है। आपको लोन एग्रीमेंट देखना है रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स के लिए, और अगर उनका ब्रीच हुआ है नहीं हुआ है ये आपको करना है। आपको कैश बुक का इंस्पेक्शन करना है, आपको जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको रिकैलकुलेट करके देखना है, और एग्रीमेंट देखना है कि जो एज पर दी एग्रीमेंट है वो इंटरेस्ट इन लोगों ने कैलकुलेट करके बैंक को दिया है या नहीं दिया। ये सब चीजें हो गई, ये प्रोसीजर है। आगे भाई समझ में याद हो जाएंगे प्रोसीजर्स? यस और नो? एक एक करके अच्छे से समझा दिए। Yes, sir. वैदिक समझ में आया बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. Same. सिमिलरली आपके नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज थी वैसे नॉन करंट लायबिलिटी। अब इनके लिए जो जरूरी असोसिएशंस हैं सभी जरूरी हैं। नॉन करंट एसेट्स का एग्जिस्टेंस भी जरूरी है, उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर होना जरूरी है, उसकी कंप्लीटनेस जरूरी है, राइट्स भी जरूरी है। कहाँ एविडेंस मिलेगा नॉन करंट एसेट का? नॉन करंट एसेट्स का रजिस्टर हो सकता है, परचेज के इनवॉइस हो सकते हैं, सेल्स के इनवॉइस हो सकते हैं, कई बार हम लोग एसेट बेच भी देते हैं, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, फिजिकल आपका इंस्पेक्शन होगा, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे, डेप्रिसिएशन की आपकी पॉलिसी है, उसके अलावा बजट्स हैं। तो ये सब चीजें वो जगह है जहां से आपको इनके एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, कंप्लीटली रिकॉर्ड होने चाहिए, वैल्यूड अप्रोप्रिएटली होने चाहिए, मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द एंटिटी। तभी आप उसको यहां पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लेम करोगे, अदरवाइज आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें होंगी। तो आपको एक एक करके कि भाई आपको एग्जिस्टेंस का उसका लेना है एविडेंस, आपको उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीटनेस का लेना है, आपको उसकी वैल्यूएशन का लेना है, आपको उसकी ओनरशिप का एविडेंस लेना है। इन सब चीजों का एविडेंस चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, एग्जिस्टिंग एसेट्स, एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन। तो इन सब के आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, भाई एसेट जो एग्जिस्ट करते हैं वो एडिशन अगर हुआ है तो उसका भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा कि हाँ भाई एडिशन हुआ, डिस्पोजल हुआ उसका भी लेना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन किया गया, डेप्रिसिएशन हो गया और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, इन सबके आपको एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया यहां तक? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं सर्टेन, कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन है ना। ये तो चलो एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया जिसको आपको सॉल्व करना है ना। डिस्क्राइब सब्सटेंसिव प्रोसीजर द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू म्यूरेस कंपनी ईयर एंड नॉन करंट एसेट। बेटा अपने को यहाँ जो है इन्होंने बता दिया कि भाई आपको यहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं,
ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि यार यहाँ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम लोगों को एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, सबसे पहले आप इसको, इसके फिगर्स फिगर्स छोड़ो, क्या क्या है एसेट वो देखो। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है सर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग एसेट्स है सर, मोटर व्हीकल एसेट है सर, ये एसेट्स है हमारे पास, है ना, है या नहीं, यस और नो, Yes. ये एसेट है। तो हमको क्या क्या, किस किस चीज के लिए चाहिए सर, हमको चाहिए सबसे पहले एग्जिस्टेंस, ये एसेट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, क्या ये फिक्चर फिटिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये मोटर व्हीकल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। ठीक है, फिर क्या चाहिए सर, इसकी ओनरशिप चाहिए सर, क्या ये एसेट हमारे पास ओन्ड है या नहीं है। फिर क्या चाहिए सर, फिर चाहिए कि इसका Value. वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। अब वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर, वैल्यूएशन कैसे होगा सर, कुछ एडिशन किया गया है, कुछ डिस्पोजल किया गया है, तो हमें एडिशन का भी एविडेंस चाहिए होगा, हमें डिस्पोजल का भी एविडेंस चाहिए होगा। ठीक है, उसी से वैल्यूएशन प्रॉपर होगा, है ना, यस और नो। Yes, sir. इसके अलावा सर वैल्यूएशन में तीसरी चीज डेप्रिसिएशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो क्या डेप्रिसिएशन सही तरीके से आपने जो है वो यहां पर कैलकुलेट किया है, क्या जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी इन अकॉर्डिंग है, तो हमको इसका भी एविडेंस चाहिए होगा। आया समझ में, यस और नो। और Yes. कंप्लीटनेस, कि क्या सभी एसेट्स को रिकॉर्ड किया गया नहीं किया गया, हमको इन सब चीजों के एविडेंस चाहिए होंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो, Yes. है ना, ये आपका हो गया। हमें सब्सटेंसिव प्रोसीजर बताने हैं, ठीक है। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स फॉर द ईयर एंड 31st December included in the draft financial statement of Murray Companies, $338,000। ठीक है भाई, $338,000 का इनका डेप्रिसिएशन चार्ज है फिक्सचर्स एंड फिक्स। म्यूरे कंपनी की डेप्रिसिएशन पॉलिसी टू डेप्रिशिएट फिक्सचर एंड फिटिंग यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। द यूजफुल इकोनॉमिक लाइंस ऑफ फिक्सचर फिटिंग इज 10 years। एक्सरसाइज, क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन फॉर द फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अब एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है आपको, एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप करते हैं ये बताओ, पढ़ा है ना अपन ने ये, सैम्पलिंग याद करो, सैम्पलिंग याद है नहीं यार, सैम्पलिंग, यस और नो। Yes, sir. सैम्पलिंग क्या कहती है, सैम्पलिंग कहती है बी कि आपको सैंपल करने से पहले एक ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमको क्या एक्सपेक्टेशन है यहां पे गलतियां होने की। ठीक है, फिर हम सैंपल करेंगे, है ना, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 3275 हमारे पास था, फिक्सचर्स एंड फिटिंग कॉस्ट एट 31st December। इसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह अक्यूमुलेट हो गया, कैरिंग वैल्यू और ये सब चीजें हो गई हमारी, ये सब डिडक्ट करके क्या भाई, क्या, एक सेकेंड रुकना। तो ये अमाउंट है अपने पास ना, ये सब चीजें उन्होंने पहले से ही कर दिया है, 3275। ठीक है भाई, 31st December, Yes, sir. ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है ना, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये हमारी वैल्यू है 3275, इन्होंने नियरेस्ट कर दिया उसको ना क्वेश्चन में, तो 3275 को इन्होंने 338 कर दिया। तो अब आपको एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है कि भाई यहाँ पे ऑफ द फिक्सचर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हम लोगों का डेप्रिसिएशन होगा। तो इन्होंने बोला है कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ म्यूरे कंपनी इज 3275। वी कैन सेट एन एक्सपेक्टेशन फॉर टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31st। कितने साल के लिए यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक लाइफ कितनी है आपकी, 10 ईयर्स ही years. तो है। तो डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हो, कैसे निकलता है डेप्रिसिएशन सर, कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए होती है, सबसे पहले तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर लेते हैं, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ऐसे ही तो निकालते हैं अपन डेप्रिसिएशन,
यस और नो? Yes, स्क्रैप sir. वैल्यू भी तो माइनस करते हैं। क्या? स्क्रैप वैल्यू Scrap भी value माइनस। minus होती है. हाँ, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो आप कुछ ना कुछ आपने, तो कॉस्ट ऑफ माइनस स्क्रैप वैल्यू उठा लो। तो इन्होंने बोला 3275 आज की डेट पे वैल्यू है एसेट्स की, 10 साल ही चलेगी, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगी। यस और नो? ये मेरा एस्टिमेशन है। तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन इस साल का मेरी एक्सपेक्टेशन है ये होना चाहिए था। द डिफरेंस ऑफ 10,000 इज 3% मोर देन आर एक्सपेक्टेशन। अब ये कितना आ रहा है भाई? ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, देखो कितनी एक्सपेक्टेशन है मेरी, है ना? आगे समझ में ही कैसे निकाला इन्होंने फिगर 328, यस सर। Yes, है ना? ये तो मुझे लग रहा है कि यार ये आपका होना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए। द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड इज इतना, और है एक्चुअली इतना, होना इतना चाहिए था। तो कितने $1,000 का फर्क आ गया सर? $10,000 का फर्क आ गया, ठीक है। इतना जो है वो फर्क आपका आ रहा है, होना मेरे को एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन $10,000 का ज्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। yes, sir. यस सर। That is, the difference of $10,000 is 3% more than our expectation. This is within the acceptable level of variation as determined by the judgment. The order will conclude that depreciation is not material. तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, ये डेप्रिसिएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से 3% ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये हमारी डेप्रिसिएशन? ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन से 3% ज्यादा है, इतना ही है फर्क यहाँ पे। यस और नो? इन्होंने ऐसा बोला है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर हम जो भी हमारा डेविएशन का रेट यहां पे, टॉलरेबल रेट एक होती है, टॉलरेबल रेट, कि भाई देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर से फॉर एग्जांपल ना, इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई 5% टॉलरेबल रेट है, कितना रेट है टॉलरेबल रेट? हो गया कि भाई जितना डिविएशन मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। देखो कहने का मतलब, ये 100 खर्च हुए, 100 की जगह 105 हो गए ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। 106 नहीं होना चाहिए, 105 तक मैं बर्दाश्त करूंगा। अभी वो उसको निकाल दिया ना आपके, ओलंपिक्स हो रहे थे, फिर वो विनेश फोगाट 200 ग्राम ज्यादा आ गई, 50 ग्राम ज्यादा आई, 200 ग्राम ज्यादा आई थी। 100 ग्राम जाता है। हाँ, तो उसको एक निकाल सौ दिया ना। पचास रही थी. हाँ, 50 to 100 ग्राम जो भी ज्यादा आई थी, तो निकाल दिया ओलंपिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, 50 kg से 2 किलो तक का वेरिएशन रहता है। अब वो 2 किलो के वेरिएशन से बाहर चली गई, तो वो ओलंपिक्स वाले कह रहे थे कोई बात नहीं, अगर 2 किलो तक का वेरिएशन होता तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं इनको, हम इनको अलाउ कर दे। लेकिन 2 किलो के वेरिएशन से भी ये ज्यादा ऊपर चली गई है, चाहे अब 50 ग्राम भी चली गई तो बर्दाश्त के बाहर है वो तो, है ना? यस और नो? नहीं करेंगे। Yes, sir. तो दिस इज द टॉलरेबल रेट, कि देखो मैं बोल रहा हूं कि होना इतना चाहिए था, 5% ऊपर नीचे हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो $10,000 का डिफरेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला गया, जो कि 3% के बराबर है। तो अगर मेरा टॉलरेबल रेट है, तो क्या ये जो $10,000 मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर चले गए, मैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या? एक बात बताओ, इफ माई टॉलरेबल रेट इज 5%, करूंगा इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट? क्या ये मटेरियल है फिर मेरे लिए? सोचो, जल्दी बताओ ना। नहीं आई बात? समझ में नहीं आई? वापस बताऊं? Yes, sir. करूंगा नहीं करूंगा? क्या मैं इस $10,000 को मटेरियल मांगूंगा कि नहीं मानूंगा? ये बताओ। मटेरियल मानेंगे. क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे जल्दी बताओ। टॉलरेबल रेट क्या है? एग्जाम्पल में टॉलरेबल रेट क्या है? 5% है ना टॉलरेबल रेट तो। Yes, sir. तो ये यस सर। मेरी एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा चला गया? 3%, मतलब मेरी टॉलरेबल रेट के अंदर है ये तो। Yes, यस sir. सर। तो फिर इसको मटेरियल क्यों मानेंगे? Yes, sir. नहीं Sorry. मानेंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं इसको,
अब अगर मैं इस एग्जांपल को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, अगर इसकी जगह पर अमाउंट होता, ठीक है, कितना, सॉरी एक सेकेंड ना, ये वाला सॉरी, अभी जो हमारा डेप्रिसिएशन आया है वो 338 की जगह 348 है, कितना परसेंटेज हो गया? पहले 3% था तो ये 6% हो जाएगा, डबल हो गया, $20,000 का डिफरेंस आ गया सर। और मेरा टॉलरेबल रेट जो है वो 5% ही है। अब ये अमाउंट मटेरियल अमाउंट है या नहीं है, ये बताओ। मटेरियल है। अब ये अमाउंट मटेरियल है सर, तो 5% तक का डेविएशन बर्दाश्त करने लायक है, वहां तक अमाउंट हुआ, टॉलरेबल रेट के अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मटेरियल नहीं मांगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 5% से ऊपर चला गया तो हम इसको मटेरियल मानेंगे और हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जो हमारा फर्दर सैंपलिंग से होगा, हमें सैंपल बढ़ाने पड़ेंगे। आगे भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। अरे वो वैदिक कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हमारे इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी दे रखी है, द की असर्शंस फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट इज एग्जिस्टेंस, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, है ना। कौन सा, क्या होता है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट भाई, पहली बात तो होता क्या है? Examples include trademarks, license, goodwill. वो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल एसेट भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अभी जो तुम देख रही हो उसमें फर्क है ना, Yes sir. दोनों में फर्क है। क्योंकि देखो, अगर मैंने अपना नाम बना लिया है बहुत ना, लोग मुझे जानते हैं, मैं नाम बहुत बोल गया है, कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर खर्चा कितना किया है वो डिफरेंट डिफरेंट बात है, बट इट विल बी स्टिल बी वैल्यूड एट सम अमाउंट, और वो गुडविल मेरी उसको आप बोलोगे, है ना। या आपने अगर इसको, मेरे नाम को रजिस्टर करा लिया तो ट्रेडमार्क हो गया, या कोई पेटेंट है, कॉपीराइट, तो इसकी वैल्यूएशन देखो अलग तरीके से होती है, इसका पर्पस अलग है, इसका बेनिफिट अलग है ना। तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी अपने आप में बहुत ब्रॉडर एरिया है। अब आप बात करो डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो एक्चुअली ये वो पैसा है जो मैं खर्च कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि इस पैसे का बेनिफिट मुझे 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मिलना है, तो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई इस कॉस्ट को आप 1 साल में ही अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर दोगे, आपको इसको 20 साल तक के लिए लाइफ में स्प्रेड करना पड़ जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे समझाया। आ रही है बात समझ में, क्लियर यहाँ पे, या Yes sir. ये हमारा इंटेलेक्चुअल, मेरी क्लास शायद बंद हो जाएगी क्योंकि आज मुझे मजबूरी में इसमें लेना पड़ा है, तो इसको अपन कल आगे कंटिन्यू करते हैं, या है ना। Yes sir. ठीक है ना, ये पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कल बताना, ठीक Yes sir. है ना। कल वो जिससे मैं क्लास लेता हूँ हुआ तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेके कल एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। Yes sir. चलो फिर क्लास खत्म करें, वैदिक कोई डाउट? No fun, no doubt. चलो बाय, गुड नाइट। Thank you sir. Bye. Yes, Good night. sir.